गुड मॉर्निंग बच्चों। पिछले लेक्चर में मैंने आपको सूक्ष्मजीव, मित्र एवं शत्रु और उनसे होने वाले लाभ के बारे में पढ़ाया था। इस लेक्चर में हम सूक्ष्मजीव से होने वाले हानियों के बारे में पढ़ाएंगे। बच्चों, जो सूक्ष्मजीव होते हैं वो हमारे शरीर में अनेक रोग उत्पन्न कर सकते हैं। ये जल के द्वारा और भोजन के द्वारा और हमारे श्वास के द्वारा हमारे शरीर में प्रवेश कर सकते हैं। कोई संक्रमित व्यक्ति अथवा जंतु के सीधे संपर्क में आने पर भी रोग का संचरण हो सकता है। यानी कि कोई व्यक्ति अगर बीमार है, जुकाम, सर्दी जुकाम है, तो उसको छूकर भी वो हमारे जो हानिकारक जीवाणु हैं हमारे शरीर में प्रवेश कर सकते हैं। जैसे कि आजकल आप लोग सुन ही रहे हैं, कोरोना वायरस जो है वो छूने से भी फैलता है, जो कि कितना घातक सिद्ध हो रहा है मानव जाति के लिए। तो इस तरह जो सूक्ष्म जीव है वो बहुत घातक होते हैं। सूक्ष्मजीव द्वारा होने वाले ऐसे रोग जो एक संक्रमित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में वायु, जल, भोजन अथवा कायिक संपर्क मतलब बॉडी के द्वारा फैलते हैं, वो संचरणीय रोग कहलाते हैं। इस प्रकार के रोगों के कुछ उदाहरण हैं, जैसे हैजा, सामान्य सर्दी जुकाम, चिकन पॉक्स एवं क्षय रोग। यानी कि ये जो भी रोग है ये छूने से फैलते हैं और इनको हम संचरणीय रोग कहते हैं। आपने देखा होगा, जब भी जुकाम से पीड़ित कोई व्यक्ति जब छींकता है तो उसके सूक्ष्म बूंद हजारों रोग कारक वायरस जो होते हैं वायु में फैल जाते हैं, और वही वायरस सांस के द्वारा जब अन्य कोई व्यक्ति सांस लेगा तो वायु में उपस्थित वायरस उसके शरीर में प्रवेश कर जाते हैं और दूसरा व्यक्ति भी क्या पड़ जाता है, बीमार पड़ जाता है। इसके अलावा कुछ कीट एवं जंतु ऐसे भी हैं जो रोग कारक सूक्ष्म जीवों को रोग वाहक का कार्य करते हैं। जैसे घरेलू मक्खी है, इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है कि अगर वो किसी कूड़े करकट पे, किसी अपशिष्ट पर बैठती है तो रोगाणु उसके शरीर पे चिपक जाते हैं, और जब मक्खी बिना ढके भोजन पर बैठ जाएगी तो वो रोगाणु क्या होते हैं, उनका स्थानांतरण वो कर देते हैं। यानी जो वो गंदी जगह पर बैठी थी उस पर रोगाणु के जो सूक्ष्म जीव थे वो चिपक गए। फिर वो अगर किसी खुले भोजन में, अच्छे भोजन में बैठ गई तो वहाँ पे वो रोगाणु छोड़ देगी, और फिर ऐसे संदूषित भोजन को अगर कोई व्यक्ति करेगा तो वो बीमार पड़ सकता है। इसीलिए कहा जाता है कि भोजन को हमेशा ढक कर रखना चाहिए, क्योंकि बिना ढके भोजन को खाने से क्या होते, बीमार पड़ सकते हैं। बच्चों, मादा एनाफिलीज मच्छर एक ऐसा उदाहरण है जिसमें जो कि क्या है, एक प्लाज्मोडियम का वाहक है जिससे मलेरिया हो जाता है। जैसे आप लोगों ने सुना होगा कि मच्छर के काटने से मलेरिया होता है, तो सब मच्छरों के काटने से नहीं होता। एक विशेष प्रकार का मच्छर होता है जिसे हम कहते हैं मादा एनाफिलीज, वो प्लाज्मोडियम का वाहक है, उससे ही क्या होता है, मलेरिया होता है। और एक दूसरा मच्छर है मादा एडीज़ मच्छर है, जिससे क्या होता है, डेंगू की बीमारी होती है। तो इस तरह एनाफिलीज, मादा एनाफिलीज से होती है आपको मलेरिया की बीमारी होती है, और मादा एडीज़ मच्छर से आपको डेंगू की बीमारी होती है। तो आप लोग इन दोनों रोगों से बचने के लिए नियंत्रण कैसे करेंगे, मलेरिया अथवा डेंगू का नियंत्रण आप किस प्रकार कर सकते हैं। ये मच्छर कहाँ उत्पन्न होते हैं बच्चों, मच्छर जो होते हैं वो पानी में उत्पन्न होते हैं। तो हमें क्या करना है, पानी को कहीं भी रोका नहीं रहना देना चाहिए, उसको खुला नहीं रहना देना चाहिए। जैसे कूलर है, टायर है, फूलदान इत्यादि में कहीं भी अगर जल एकत्र है तो उसको एकत्र नहीं होने देना चाहिए, और समय समय पर उसको साफ़ करते रहना चाहिए, बदलते रहना चाहिए। अतः अपने आसपास के स्थानों को स्वच्छ एवं शुष्क रखकर हम मच्छरों को पैदा होने से रोक सकते हैं। यानी कि अगर आसपास आपके कूलर है तो उसके पानी को बदलते रहिए। अगर आपके गमलों में पानी है तो कोशिश करिए कि वो जल्दी सूख जाए, और टायर में कहीं पानी इकट्ठा है तो उसको साफ़ कर दीजिए। यानी आसपास आप गीला मत रहने दीजिए, शुष्क रखिए, जिससे कि मच्छर उत्पन्न होने की संभावना ना रहे। ठीक है, ये देखिए, ये बच्चों आपको एक टेबल दी हुई है, मनुष्यों में सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाले सामान्य रोग। तो इसको आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा।
देखिए जैसे क्षय रोग है, वो किससे फैलता है? जीवाणु द्वारा। संचरण का तरीका क्या है? वायु से संचरित होता है। और बचाव क्या है? रोगी व्यक्ति को पूरी तरह से अन्य व्यक्तियों से अलग रखना, रोगी की व्यक्तिगत वस्तुओं को अलग रखना, उचित समय पर टीकाकरण। तो इस टेबल को आप लोग ध्यान से पढ़ लीजिएगा। आगे देखिए बच्चों, जंतुओं में रोगकारक जीवाणु। इसका मतलब सूक्ष्मजीव केवल मनुष्य और पौधों में ही रोग के कारक नहीं होते, बल्कि जंतुओं में भी रोग उत्पन्न करते। उदाहरण के लिए एंथ्रेक्स। देखिए रॉबर्ट कोच ने सन 1876 में बैसिलस एंथ्रेसिस नामक जीवाणु की खोज की, जो एंथ्रेक्स रोग का कारक है। यानी इस बैसिलस एंथ्रेसिस जीवाणु के द्वारा ये एंथ्रेक्स रोग होता है। ये मनुष्य एवं मवेशियों में होने वाला भयानक रोग है, लेकिन इसकी क्या है? वैक्सीन अब बन चुकी है, एंटीबायोटिक भी उपलब्ध है, इसलिए अब इसकी रोकथाम संभव है। लेकिन बच्चों 20वीं शताब्दी में आने तक इस बीमारी के द्वारा लाखों मवेशियों और मनुष्यों ने अपनी जान गंवाई है, क्योंकि उस समय इसके दवाइयाँ और वैक्सीन उपलब्ध नहीं थी। इस रोग के कारण खून की उल्टियाँ होने लगती थी, पेट में दर्द होने लगता था, शरीर में बड़े बड़े फोड़े होते थे जिससे पानी बहने लगता था, जो कि बहुत कष्टकारी होता था। लेकिन अब क्या है? इसकी वैक्सीन और दवा बाज़ार में उपलब्ध है। उसी प्रकार देखिए गाय में खुर एवं मुंह का रोग वायरस द्वारा होता है। ठीक है, आगे देखिए पौधों में रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्मजीव, यानी कुछ सूक्ष्मजीव जो कि पौधों में रोग उत्पन्न करते हैं। ये क्या करते हैं? ये सूक्ष्मजीव गेहूँ, चावल, आलू, गन्ना, संतरा, सेब इत्यादि पौधों में रोग के कारक हैं। इस रोग के कारण क्या होती है? फसल की उपज में कमी आ जाती है, फसल को नष्ट कर देते हैं तो उनकी उपज में कमी आ जाती है। तो इससे बचने के लिए किसान क्या करते हैं? उनमें रसायनों का प्रयोग करते हैं, जिससे कि उन सूक्ष्म जीवों पर वो नियंत्रण पा सकें। एक टेबल यहाँ पे दी हुई है, इसको देखिए पादप रोग, सूक्ष्म जीव, संचरण का तरीका। नींबू कैंकर एक रोग है, पादप रोग, जो जीवाणु द्वारा होता है। और कैसे फैलता है? वो वायु से। गेहूं की रस्ट देखिए कवक द्वारा होती है, वायु एवं बीज के द्वारा ये फैलती है। भिंडी की पीत ये वायरस द्वारा, सूक्ष्मजीव वायरस द्वारा होता है। और कीट इसका संचरण का तरीका है। अब आगे देखिए बच्चों, फूड पॉइजनिंग यानी खाद्य विषाक्तन यानी फूड पॉइजनिंग। आप लोगों ने कभी कभी देखा होगा कि किसी पार्टी में अगर आपने भोजन कर लिया, अगर वो भोजन क्या है आपने बहुत ज़्यादा खा लिया, और कभी क्या होने लगती है, कभी कभी क्या होगा आपको उसकी वमन हो जाएगा। वमन यानी कि उल्टी हो जाएगी। और मान लिया कभी आपने विषाक्त भोजन अगर कर लिया तो क्या हो सकती है? उससे आप बीमार पड़ सकते हैं, और कभी कभी क्या होती है? मृत्यु भी हो जाती है। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो सूक्ष्म जीव हैं, उस सूक्ष्म जीव द्वारा वो भोजन क्या हो जाता है? संदूषित हो जाता है, और वो खाना जो है वो विषाक्त हो सकता है। यानी हमारे भोजन में उत्पन्न होने वाले सूक्ष्मजीव कभी कभी विषैले पदार्थ भी उत्पन्न कर देते हैं। ये भोजन को विषाक्त बना देते हैं, जिसके सेवन से व्यक्ति भयंकर रूप से रोगी हो सकता है, और कभी कभी उसकी मृत्यु भी हो सकती है। इसलिए आवश्यक है कि हमेशा हम क्या है? भोजन को संदूषित होने से बचाएं। तो संदूषित होने से हम कैसे बचाएंगे? खाने को क्या करना चाहिए? ढक कर रखना चाहिए, ताज़ा भोजन खाना चाहिए, बहुत बासी भोजन नहीं खाना चाहिए। इस तरह हम खाने को संदूषित होने से बचा सकते हैं। अब आगे देखिए खाद्य परिरक्षण, कैसे मतलब उसकी हम सुरक्षा करते हैं, खाना खराब ना हो, उसके लिए क्या क्या उपाय हैं। तो बच्चों आपने बीजों के परिरक्षण एवं भंडारण के उपाय के विषय में पढ़ा था। हम पके हुए भोजन का घर पर परीक्षण किस प्रकार कर सकते हैं? आप जानते हैं कि खुले एवं नम स्थान पर रखी ब्रेड पर कवक आक्रमण कर देते हैं। गीले अगर उनको मिल गया, या आप लोग ने पहले पढ़ा था, उसमें फफूंद लग जाती है जो कि ख़राब हो जाती है। तो हमें क्या करना चाहिए? इनको उचित स्थान या ढक कर रखिए, फ्रिज में रखिए, जिससे कि उन पे नमी ना आए और
उन पे कवक आक्रमण ना करें, फफूंद ना लगे उसमें। सूक्ष्मजीव हमारे भोजन को संदूषित कर देते हैं। संदूषित भोजन से दुर्गंध आने लगती है, उसका स्वाद भी खराब हो जाता है। अगर आप खराब खाना देखोगे, अगर गलती से आपने कभी उसको खा लिया तो उसका टेस्ट चेंज, खट्टा खट्टा सा हो जाता है, उसका टेस्ट ही चेंज हो जाता है और उसका कलर भी बदल जाता है। कभी कभी आप देखते होंगे बुदबुदाहट सी उसमें आने लगती है। तो आप उसको देखिए और ऐसे भोजन को कभी भी ग्रहण नहीं करना चाहिए। और क्या ये भोजन का संदूषण एक रासायनिक अभिक्रिया है? हाँ, ये एक रासायनिक अभिक्रिया है, क्योंकि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, जो कि अपनी पूर्व अवस्था को पूरी तरह क्या करती है, बदल देती है और अपने पुनः अवस्था में नहीं आता। इस प्रक्रिया को हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि हम कह सकते हैं कि ऐसी प्रक्रिया जिससे पदार्थ उसके रासायनिक गुणों एवं रासायनिक संगठन का परिवर्तन हो जाता है, ऐसी प्रक्रिया को हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तो इस तरह भोजन का संदूषित होना क्या है, एक रासायनिक अभिक्रिया है। ठीक है बच्चों, आगे देखिए। पहेली ने कुछ आम खरीदे परंतु कई दिन तक वह उन्हें नहीं खा पाई। बाद में उसने देखा कि वो सड़ गए, परंतु आप वह जानती है कि उसकी दादी द्वारा बनाया गया आम का अचार काफ़ी समय तक संदूषित नहीं होता। तो वो भ्रमित है, वो ऐसा क्यों हो रहा है। आइए इसका हम खाद्य परिरक्षण के कुछ सामान्य तरीकों का अध्ययन करें जिनका उपयोग हम अपने घरों में करते हैं। हमें इन्हें सूक्ष्म जीवों से बचाव के उपाय करना चाहिए। क्यों जो उसकी दादी ने जो आम का अचार क्यों नहीं ख़राब हुआ, क्योंकि उसमें उसकी दादी ने उसमें कुछ नमक डाला होगा या तेल डाला होगा। ये चीज़ें क्या करती हैं, भोजन को ख़राब होने से, चीज़ों को ख़राब होने से बचाती हैं। और जो आम पहेली खा नहीं पाई थी, उसमें तो कोई उसने ऐसी चीज़ डाली नहीं थी, इसलिए वो आम क्या हो गए थे, ख़राब हो गए थे। तो चलिए हम कुछ उपाय पढ़ते हैं जिससे सूक्ष्म जीवों से बचाव किया जाता है। पहला है आपका रासायनिक उपाय। लेकिन नमक एवं खाद्य तेल का उपयोग सूक्ष्म जीवों की वृद्धि रोकने के लिए सामान्य रूप से किया जाता है, अतः इन्हें हम क्या कहते हैं, परिरक्षक कहते हैं। हम नमक अथवा खाद्य अम्ल का उपयोग अचार बनाने में करते हैं जिससे सूक्ष्म जीवों की वृद्धि नहीं होती। सोडियम बेंजोएट, सोडियम मेटाबाइसल्फाइड सामान्य परिरक्षक हैं। जैम एवं स्क्वैश बनाने में इन रसायनों का उपयोग उन्हें संदूषित होने से बचाता है। ठीक है, अब नमक द्वारा परिरक्षण, नमक द्वारा कैसे भी बचाव किया जाता है। सामान्य नमक का उपयोग मांस एवं मछली के परिरक्षण के लिए काफ़ी लंबे अरसे से किया जा रहा है। जीवाणु की वृद्धि रोकने के लिए मांस तथा मछली को सूखे नमक से ढक देते हैं और नमक का उपयोग आम, आंवला एवं इमली के परिरक्षण में भी किया जाता है। फिर चीनी द्वारा, देखिए जैम, जेली एवं स्क्वैश का परिरक्षण चीनी द्वारा किया जाता है। चीनी के प्रयोग से खाद्य पदार्थ की नमी में कमी आती है और संदूषण करने वाले जीवाणुओं की वृद्धि को नियंत्रित करता है। अब तेल एवं सिरके द्वारा परिरक्षण। तेल एवं सिरके का उपयोग अचार को संदूषण से बचाने में किया जाता है क्योंकि इसमें जीवाणु जीवित नहीं रह सकते। सब्जियां, फल, मछली एवं मांस का परिरक्षण इस विधि द्वारा करते हैं। आप लोगों ने देखा होगा घर में जब अचार वगैरह डाला जाता है तो ये सिरका डाल देते हैं या तेल, अचार को तेल में डुबोया जाता है, उसके अलावा उसमें नमक डाला जाता है ताकि वो चीज़ अचार क्या हो, ख़राब ना हो, सालों तक अचार ख़राब नहीं होता इससे। गर्म एवं ठंडा करना। बच्चों, आपने अपनी माँ को दूध उबाल कर रखते हुए देखा होगा। उबालने से क्या होते हैं, अनेक सूक्ष्मजीव क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, इसीलिए आपकी मम्मी दूध उबालती है। ठीक है, इसी प्रकार हम अपना भोजन रेफ्रिजरेटर में अगर रखते हैं, क्यों रखते हैं, क्योंकि कम ताप पर भी सूक्ष्म जीवों की वृद्धि क्या हो जाती है, रुकती है। इसलिए हम फ्रिज में अपने भोजन को रखते हैं ताकि वो ख़राब ना हो, क्योंकि फ्रिज ठंडा होता है ना। अब देखिए, पाश्चरीकृत दूध जो बिना उबाले इस्तेमाल किया जा सकता है क्योंकि यह सूक्ष्म जीवों से मुक्त होता है। अब हम इसको क्यों नहीं उबाल रहे हैं, क्योंकि इसलिए नहीं उबाल रहे क्योंकि सूक्ष्म जीवों से मुक्त है। कैसे मुक्त है, इसका प्रोसेस देखिए। इसके लिए क्या किया जाता है, दूध को 70 डिग्री सेल्सियस पर 15 से 30 सेकंड के लिए गर्म करते हैं और फिर एकाएक उसको क्या करते हैं, ठंडा करके उसका भंडारण कर लेते हैं। ऐसा करने से सूक्ष्म जीवों की वृद्धि रुक जाती है
और इस प्रक्रिया की खोज किसने की थी? लुई पाश्चर नामक वैज्ञानिक ने की थी, इसलिए इसे पाश्चरीकरण कहते हैं। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछे पाश्चरीकरण किसे कहते हैं तो आप ये प्रोसेस बता सकते हैं। तो बच्चों, आज के लेक्चर में बस इतना ही। अब इस चैप्टर का जो बचा हुआ भाग है मैं आपको अगले लेक्चर में पढ़ाऊँगी। ओके, थैंक यू।